शेर अली साहब, हमें अभी जनरल हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया। हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का शुक्रिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फौज की हमारी सियासत में जो मुदाखलत रही है उसके हवाले से, माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में क्या ये रहेगी, और अगर नहीं होनी चाहिए तो इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। अभी अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा, पता नहीं आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, आपका मौकिफ लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर एक फॉल्ट है, एक डिफेक्ट है, और वो ये है कि आर्मी ऑफिसर्स को ये नहीं समझाया जाता कि आइन और कानून की प्राइमरी सिग्निफिकेंस है, वो अपने इदारे के डिसिप्लिन को ज्यादा तरजीह देते हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइन को पढ़ाया जाना जरूरी है और उसकी शिकों के ऊपर, मुख्तलिफ शिकों के ऊपर जो है वो इसरार करना, क्योंकि हर फौजी को ये पढ़ाया नहीं जाता, निसाब में नहीं है। अच्छा। तो ये तो निसाब मेरा ख्याल है हमारी यूनिवर्सिटियों में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये बुनियादी, अगर आपने आईनी रवैये अख्तियार करने हैं, पूरी कौम के मिजाज को बदलना है और बिलखसूस इदारों के मिजाज को बदलना है, तो फिर यकीनन आइन को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सर, जो सीधा सीधा नकात है वो जरूर पढ़ाए जाने चाहिए। आपने कहा कि दीगर जगहों पर भी नहीं पढ़ाया जाता। अगर बैंकर्स आइन को नहीं समझते तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते कानून को, आइन को। अगर डॉक्टर्स नहीं समझते, इंजीनियर्स नहीं समझते, तो आज तक माजी में, तारीख में उनकी तरफ से आइन को कोई ठेस भी नहीं पहुंची। लेकिन अगर फौजी नहीं समझता तो वो तो आइन तोड़ देता है। तो इन्हें तो समझाना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं, आपके पास बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं कि कौन नहीं समझते। असल में तो हमारे सियासतदान इन्हें समझते आइन को। ठीक है। अगर सियासतदान मॉरल अथॉरिटी कायम कर ले, देखिए सियासतदान कहते हैं कि मैं हुकूमत में आ गया एक टेक्निकल मैंडेट लेके, कि अब बिल्कुल बिलाशुबा वो टेक्निकल मैंडेट होती है, कौम की तरफ से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो, लेकिन जब वो ऑफिस में है तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अभी आपकी परफॉर्मेंस भी गलत हो, आपकी मॉरल अथॉरिटी भी ना हो, करप्शन भी हो, बाकी चीजें भी हो, फिर बातें लोग चलते हैं। फिर कौम जो है, ये क्यों ऐसा होता है कि कौम जो है तड़प के कहती है कि हमें अभी निजात दिला दो, हमें छुड़वा दो, कौन आएगा, कौन मसीहा होगा। वहां पे आके दिमाग के जर्नैल का खराब हो जाता है और वो आगे सारी चीज बिगाड़ देता है। हमीद गुल साहब, ये फौज का, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि फौज के खमीर ही में खुदा ना खास्ता ये लिखा हुआ है कि हमने आइन को, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं कर रहे हम। ये किसी ने नहीं कहा यहाँ पर कि फौज के खमीर में या आर्मी ऑफिसर्स के खमीर में बात लिखी है। हम ये कह रहे हैं कि वो आइन की अहमियत को उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए, या जिस तरह से ट्रेनिंग के दौरान उन्हें समझाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने इदारे के डिसिप्लिन को और अपने इदारे की जो हायरार्की है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और अगर जाहिर बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वो कहते हैं जी, चौधरी निज़ार साहब भी कहते हैं, पूरी बात को समझ नहीं रहे। ये होता है कि रूल ऑफ लॉ, यानी जो आपको लॉ के मुताबिक करेंगे। आइन जो है वो एक कानून होता है ना। अब कानून को तोड़ने वाला अगर एक आदमी ऐसा है जिसको कौम की ताईद भी हासिल हो जाती है, फौज बेचारी जो इदारा है, आप तो इदारे को सारे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ताईद तो बाद में हासिल वो कर लेता है ना जी, रेफरेंडम के जरिए से। जिस रेफरेंडम की ट्रांसपेरेंसी पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं, वो तो बाद में जबरदस्ती ताईद भी हासिल हो जाती है। चले मान लिया, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि आपके अभी तक, अब ये फिजा बदल गई है, अदलिया अल्लाह की तरफ से आजाद है। चीफ जस्टिस साहब ने जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाके बातें की हैं वो बहुत ही अच्छी थी, और मेरा ख्याल है ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की वो बात गुफ्तगू उनकी थी। चले इस हवाले से भी बात करते हैं। मैं फर्ज किया कि 111 ब्रिगेड का कमांडर हूँ और मुझे हुक्म मिलता है कि जनाब आप आज जाओ। मैं कहता हूँ कि जनाब ये आइन के खिलाफ है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ऐवान सदर में जाके वहां क्यों, या वजीर आजम को क्यों मैं वहां से हटाऊं? अच्छा, अब मेरे ऊपर चल जाएगा मुकदमा, मेरा कोर्ट में निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि इदारे का और जाती मुफाद आगे आ गया मुल्की मुफाद की निस्बत। उस सूरत में जब मैं इनकार करता हूँ एज ए सबॉर्डिनेट, क्या मुझे अदालत रिलीफ देगी? अब की मैं बात नहीं कह रहा, माजी में क्या कोई अदालत ये सोच सकती थी कि वो मुझे रिलीफ दे? ऐसा नहीं होता। देखें, ये रियलिटीज हैं। आप जितना मर्जी भी कानून इख्तियार करें, जो लॉ ऑफ सर्वाइवल है वो हावी हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। हमीद गुल साहब, यहाँ पर आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। आबिद शेर अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनका मौकिफ ले लेते हैं इसके ऊपर। देखिए जी, मैं हमीद गुल साहब से पूछता हूँ कि अगर सियासतदानों को इन्वॉल्व किया जाता है, जनरल यहिया खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल्लाह तक,
کون سا ایسا ڈکٹیٹر تھا جس نے ملک کی تاریخ میں کرپشن نہیں کی، جس نے دو نمبریاں نہیں کی؟ تو اس کے لیے جب لوگوں کی چیخو پکار ہوتی ہے تو اس پر کیا ڈسپلنری ایکشن فوج کی طرف سے لیا جاتا ہے؟ کیا ایک آئین کو پامال کرنے پر فوج کا کیا ایک کردار ہے؟ کیا ایبٹ آباد کمیشن واقعہ ہو جائے تو اس پہ فوج کا کیا کردار ہے؟ مہران ایئر بیس پر اگر 6-7 گھنٹے تک، پورے 16 گھنٹے تک 6 لوگ آپ کی پوری فوج کو ٹگنی کا ناچ نچاتے رہیں تو اس پر آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ تو باتیں یہ ہیں کہ جب آپ کا ایک ڈیفائن رول ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو آرمی کا ہے، جو پولیٹیشین کا ہے، تو وہ پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پبلک چاہے روئے نہ جاتے، وہ پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آؤ جاؤ، حمید گل صاحب نے کہا جی لوگ روتے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کو لایا جاتا ہے 2.5 سال کے بعد، پھر 3 سال کے بعد لایا جاتا ہے. تو یہ انہی کے رول کی وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے. اگر جیسے انڈیا ہے، انڈیا میں بھی کرپشن تھی، لوگ چیخو پکار کرتے تھے، پاورٹی لیول بہت زیادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آئی. آج دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورس ہے انڈیا. وہاں پہ تو کبھی آرمی نے نہیں حصہ لیا، وہاں پہ تو کبھی اس طرح کانسٹیٹیوشن کو پامال نہیں کیا. لہذا یہی بات ہے، ایک اور سن لیں، یہ ان کے دل میں خوف ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا، تو میں اس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا. یہی چیز ہے جناب، جب آپ اپنے سیٹوں پر ہوتے ہیں. ایک سوال ہے میرے یہاں پہ. آپ نے کہا کہ انڈیا ہمسایہ ملک ہمارے سامنے مثال ہے، انہوں نے کبھی، ہم نے نہیں دیکھا کہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہو، لیکن وہاں پر کبھی سیاستدانوں نے فوج کو دعوت دی ہے کہ آکے اقتدار سنبھال لیں؟ یہاں پہ آپ کی پارٹی. ایک منٹ جی عابد شیر علی صاحب، جی میں یہ اجازت لوں گا کہ میں میٹنگ میں بیٹھا تھا، صرف ایک جملہ کہہ کے میں نے IGI بنائی تھی، میں نے تسلیم کیا تھا، اور میں نے خود بار بار کہا کہ میرا ٹرائل کیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ یہ صرف یہاں ٹاک شو کے اندر گفتگو کرنے سے کام نہیں بنتا. اب آپ کی بھی حکومت آئی، 2 دفعہ آئی، اس کے بعد 3 دفعہ دوسری حکومت آئی، جمہوریتیں بھی چلتی رہیں، میرا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ جی کیوں نہیں کیا گیا؟ جی دیکھیے جی، ٹرائل تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ہم نے تو ڈیمانڈ کی کہ جنرل یحییٰ سے لے کر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ٹرائل نہیں کر سکے، اس کو بگاڑ دیا. کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت 2 دفعہ آئی، دیکھیں پاور آپ کے پاس تھی، آپ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ماضی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ کے ساتھ اس لیے سائن کیا تھا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میں اس پر آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ ماضی میں غلطیاں نہیں ہوئی، لیکن ان غلطیوں کو ریپیٹ کرتے جائیں گے تو پھر ملک کا اس سے بھی بدتر حال ہوتا جائے گا.